हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के लिए फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना पूरा सिलेबस। वैसे तो ये क्लास कल लाइव होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो आज ये क्लास रिकॉर्डेड आ रहे हैं। लाइव करने का उद्देश्य ये था कि जो आगे वाले आएंगे, जैसे पॉजिटिविज्म आएगा, प्रोबेबिलिज्म आएगा, ये वो कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, पोस्ट फेमिनिज्म आएगा, मार्क्सिज्म आएगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आएगा। उसमें कई बार हमें डाउट रह जाता है, कई बार क्वेश्चंस रह जाते हैं मन में। तो लाइव क्लास होता तो हम लोग सामने सामने उस पर चर्चा कर पाते, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन किया नहीं, क्योंकि आप लोग बिजी थे, तो ये सारी क्लासेस अभी रिकॉर्डेड ही आएंगी। आपको जो भी डाउट होगा वो आप वेबसाइट के थ्रू, मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, जैसे चाहें पूछ सकते हैं। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। दिसंबर का एक वीक बीत चुका है। कल सैटरडे है, संडे है, वीकेंड हो गया। तो एक वीक बीत चुका है आपके इस महीने का, इस साल के लास्ट महीने का। इस महीने के अंत तक नहीं तो 10-15 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में एग्जाम हो जाएगा। कुल मिला जुला के 3 महीने बचे हुए हैं। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट सीरियस, इफ अभी भी आपको शादियां अटेंड करनी है, ठीक है, अभी भी आपको आपके मिड सेम और एंड सेम तो चलते ही रहते हैं यूनिवर्सिटी के, पूरा टाइम उसको ही देना है 24 घंटे में से 24 घंटे, तो इट इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और अभी तक आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं शुरू की है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है। हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जिनका 10 दिन पढ़ के भी क्वालिफाई हो जाता है, हो जाएगा, हैं बच्चे। ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन क्यों रिस्क लेना? अगर तुमको रिस्क लेने का मन नहीं कि मैं भी 10 दिन पढ़ के कर लूंगा, तो कर लो, क्यों ही पढ़ना अभी से, है ना? बट जिन लोगों का है कि हाँ थोड़ा पढ़ के हम अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाइए। टाइम से काम करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ जा भी नहीं रहा है। टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। एक दो बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट मैं नहीं चाहता कि एक दो ही सेलेक्ट हो। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज़। टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, आप लोग जानते हो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये रोज कहता हूँ मैं, 100 बार 50 बार रोज रोज की क्लास में कहता हूँ कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से भी बहुत जरूरी है। जो बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, बुक में एमसीक्यू पलटोगे, तुमको लगा ये आता है ये आता है, वो या छोड़ दोगे। लेकिन 1 घंटे में जब तुमको 50 क्वेश्चन करने होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे, 70 क्वेश्चन करने होंगे 2 घंटे में, तब निकल के आएगा कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि जब टाइम प्रेशर में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग अलग तरीके से बिहेव करता है। स्विगी जोमेटो सब चल रहा है, स्पॉन्सर कोई कर नहीं रहा है, लेकिन मैसेज सब कर रहे हैं। तो टाइम तुम्हारा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से वर्क कर रहा होता है। जो बच्चे अभी एक दो टेस्ट दिए हैं हमारे पोर्टल पे फुल लेंथ, उनसे अगर किसी का कमेंट वमेंट में कहीं बात होता हो तो पूछ लेना, या जानते हो तो पूछ लेना कि हाउ दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, है ना? कैसे छोटी छोटी चीजें उनकी गलत हो रही हैं, आती हुई चीजें उनकी गलत हो रही हैं। मैं एक एक बच्चे का कौन से आंसर गलत हुए सब मैं देखता हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं हेल्प कर सकूं कि कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो कंसिडर ज्वाइनिंग टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं जिससे आप एमसीक्यू कर रहे होगे, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो नेट के लेवल का है, जो कि आएगा नहीं, पुराने क्वेश्चंस हैं, वहां से भी करना है तो कर लो, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस जारी रखो। सेकंड बात, ये टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम पीजी के एंट्रेंस के मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है, तो प्लीज कंसिडर बाइंग दिस। ओके, लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच जर्मन स्कूल के बारे में कहा था, उनके स्कॉलर्स के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी। हम लोग ब्रिटिश स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ब्रिटिश स्कूल का क्या है ना, कि अगर आप देखोगे कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स पे तुम अपना नजर दौड़ाओगे, तो तुमको समझ में आएगा कि ब्रिटेन जो है वो एक तरह से सेंटर की तरह काम कर रहा है, जहां पे वो बाकी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रहा है ना? औपनिवेशवाद की नीति अपनाता था, है ना? ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब सब लोग ही, पोर्टुगीज, ब्रिटेन इसमें से एक प्रोमिनेंट था, क्योंकि उसने बहुत जगह अपनी कॉलोनीज बना के रखी हुई थी। तो ब्रिटेन के लिए सबसे जरूरी क्या था? वो कॉलोनी जो बनी थी वो क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट थी? एक तो उसके जियो पॉलिटिकल पावर को वो बढ़ावा देती थी, क्योंकि ग्लोबल कंट्रोल उसके हाथ में था।
और ग्लोबल कंट्रोल से उसको क्या फायदा हो रहा था? इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे थे। तो ऐसा ट्रेंड इनको देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश ज्योग्राफी का जो शुरुआत हुआ है, आगे बढ़ा है, उसमें मूल रूप से उनका जो फोकस रहा है वो जियोपॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, और उसके साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी थ्योरी में ज्यादा योगदान रहा है। ठीक, जो इनमें से सबसे प्रोमिनेंट नाम आते हैं वो आते हैं मैकिंडर का, जिनको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, जिनको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। मैकिंडर ने 1904 में ये जो लिखा है वो तो ठीक है कि मेरे भाषण को थोड़ा शब्द से सुनना और नोट्स बनाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे बोले से भी ज्यादा है, पीपीटी तो बस काम चला हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1904 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड, ठीक, जिसमें इन्होंने कहा था ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी पिवट ऑफ हिस्ट्री। इसी को इन्होंने 1919 में एक दूसरी बुक लिखी, डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ रियलिटी, जिसमें इसने इसी ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया, आगे बढ़ाया, ठीक है, किसको? ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री को, एंड उसको हर्टलैंड जैसा नाम दिया। अब इन्होंने खुद जियोपॉलिटिक्स है, ये है वो है तो नहीं कहा था, लेकिन इनका जो पूरा थ्योरी था ये वर्ल्ड पे पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे होगा इससे लेना देना था सब कुछ, ठीक है। आई होप कि आवाज क्लियर आए यार। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ठीक। तो मैकिंडर ने ये थ्योरी प्रपोज की 1919 वाली जो इसने किताब लिखी थी, उसमें ये 3 पॉइंट पे विशेष ध्यान देना। पहला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हर्टलैंड। ये तीनों स्टेटमेंट आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, पूछेगा एग्जाम में, यही पूछेगा, ठीक है। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड हर्टलैंड। जो भी पूर्वी यूरोप वाले भाग पे अपना आधिपत्य रखेगा, जो कमांड करेगा हर्टलैंड को, वो कमांड करेगा। हर्टलैंड क्या है बता रहा हूं। दूसरा कह रहा है हु रूल्स हर्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड। जो व्यक्ति, जो भी सत्ता हर्टलैंड पे कमांड रखेगा, उसका पूरा कंट्रोल वर्ल्ड आइलैंड पे होगा। तीसरी क्या बात कह रहा है? हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड, जिसका काबू वर्ल्ड आइलैंड्स पे है, वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना के रख सकते हैं। ये 3 स्टेटमेंट बहुत ही प्रोमिनेंटली जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट उस समय आया हर्टलैंड थ्योरी के रूप में मैकिंडर के द्वारा, ठीक है। अब क्या है देखो, ये एक मैप है, ये जो एरिया है ना तुम्हारा, ये एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या थे, मैं क्या कह रहा था, जो ये ईस्ट यूरोप आप समझ रहे हो, यूरोप का जो पूर्वी भाग है, जिसमें देख लो कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। जो उस पे कंट्रोल करेगा वो हर्टलैंड को कंट्रोल करेगा। हर्टलैंड को उसने पिवट एरिया भी कहा था। तो ये हर्टलैंड क्या है? ये वो एरिया है ना बेसिकली, जैसे साइबेरिया वाला एरिया हो गया, ठीक है, जैसे इसमें कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो भाग है, ये आपका पिवट एरिया में आता है। पिवट एरिया क्या है? ये इनएक्सेसिबल एरिया है, यहाँ पे कोई समुद्री रूट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, होता भी है तो वहां पहुंचना बहुत दिक्कत है। वहां पे रिसोर्सेज भी हैं, वहां पे सब कुछ है, लेकिन वो एक तरह से इनएक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि बहुत तरीके से आपका ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ओशन रूट से किस तरह से कनेक्शन कम है, तो मुश्किल है वहां तक रीच करना, इनएक्सेसिबल है। इसको उसने कहा हर्टलैंड। कह रहा है कि जो यूरोप के इस पूर्वी भाग को कंट्रोल करेंगे वो इस हर्टलैंड पे कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सारे सी रूट्स इधर जाने वाने के लिए, ये सब करने के लिए ईस्टर्न यूरोप का सहारा जरूर लेंगे, ईस्टर्न यूरोप को क्रॉस जरूर करेंगे। अगर ईस्टर्न यूरोप नहीं चाहता है कोई वहां पे जाए तो नहीं जा पाएगा, ये मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? जो इस पिवट एरिया, जो इस हर्टलैंड को कंट्रोल करेगा, वो ये इनर क्रेसेंट, ये अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाली कंट्री, या फिर जिसको इसने कहा था वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड क्या है? यूरेशिया और अफ्रीका के कुछ भाग के, अफ्रीका के मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, यानी जिनके पास तट रेखा है, वो सारे वर्ल्ड आइलैंड में आते हैं। जैसे भारत हो गया, ठीक है, जैसे बाकी जितने भी कंट्री है, यूथोपिया, ये सारे जो मैप पे हैं, ये सारे कंट्री,
ईस्टर्न नॉर्दर्न अफ्रीका वाले, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट वाला जो भाग है। चाइना का कुछ भाग है, चाइना का एक बहुत बड़ा भाग, वैसे तो कुछ भाग तो उसका चाइना का हर्टलैंड में भी चला जाता है, जो मंगोलिया से रिलेटेड भाग है चाइना का, वो हर्टलैंड में भी जाता है, ठीक है। तो ये जो सारा भाग है, इसको ये कह रहा है कि ये वर्ल्ड आइलैंड्स में आते हैं, जिनके पास ओशन तट है, थोड़ा ये ध्यान रखना। तीसरा कहता है कि अब पूरे वर्ल्ड में ये आउटर क्रेसेंट जो बाहर वाला भाग है, क्रेसेंट का क्या मतलब होता है, चंद्राकार। क्रेसेंट हमने ड्यून्स जब पढ़ा था तब तुमको याद हो कि हमने वहां पे देखा था, है ना। तो आउटर क्रेसेंट में क्या है, आउटर क्रेसेंट में ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ईस्ट यूरोप पे कंट्रोल करेगा वो पिवट एरिया पे कंट्रोल करेगा, यानी हर्टलैंड पे कंट्रोल करेगा। जो हर्टलैंड पे कंट्रोल करेगा वो इनर क्रिसेंट, इनर सर्कल, वर्ल्ड आइलैंड, जो भी इसको कहो, उस पे कंट्रोल करेगा। एंड जो उस पे कंट्रोल करेगा वो ये बाहर वाले सभी पे कंट्रोल कर सकता है, ये मैकिंडर ने कहा था, ठीक है। हर्टलैंड की खासियत क्या है, वो इनएक्सेसिबल है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, वहां पे रिसोर्स ज्यादा है, डिफिकल्ट है वहां पे पहुंचना, ये सारी बातें हर्टलैंड से संबंधित है। वर्ल्ड आइलैंड कौन से हैं, जिनके पास तट रेखा है, खास करके यूरेशियन वाला भाग, मतलब यूरोप और एशिया वाला भाग, और अफ्रीका वाला भाग, ठीक। और बाकी वर्ल्ड में कौन कौन से आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारा भाग है ये सब आ जाते हैं उसमें। तो पिवट एरिया, इनर क्रेसेंट, आउटर क्रेसेंट, हर्टलैंड, वर्ल्ड आइलैंड और वर्ल्ड, ठीक है, याद रहेगा ये बात। इन्होंने ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी भी लिखा था, डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ रियलिटी 1919 में ये भी लिखा था इन्होंने। तो ये इनके बारे में मुख्य बात है। अब जब भी तुम इस थ्योरी को, क्या मैंने कहा, हर्टलैंड की थ्योरी, याद रखना। ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1904, याद रखना। 1919 डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ रियलिटी, याद रखना। वर्ल्ड आइलैंड, याद रखना। पिछली बार पता नहीं किस एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है, पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा कंट्री वर्ल्ड आइलैंड में आएगा या वर्ल्ड आइलैंड में नहीं आएगा, ऐसा कुछ पूछा था, या उनमें से कौन सा हर्टलैंड में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा वर्ल्ड मैप की समझ आपको डेवलप यहाँ पे करनी पड़ेगी। यू शुड सी अ मैप, मैप आपको देखना है, ठीक। इसके जवाब में रिमलैंड की थ्योरी आती है, ब्रिटिश नहीं, ये रिमलैंड की एक थ्योरी आती है जिसको स्पाइकमैन ने दिया था, ठीक है। जिसको किसने दिया, स्पाइकमैन ने दिया। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो रिमलैंड को कंट्रोल करेंगे, इसने दो भाग में बांटा था, एक कहा था रिमलैंड, ये वाला जो भाग है रिमलैंड, ये वाला भाग जो इसका इनर क्रिसेंट था, उसको इसने रिमलैंड में रखा था, ठीक है। तो जो रिमलैंड पे कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करेगा, वो सब कुछ पे कंट्रोल करेगा। ये बात किसने कही थी, स्पाइकमैन ने कही थी 1942 में, आफ्टर मॉडिफाइंग कौन सा, हर्टलैंड की थ्योरी। तो हर्टलैंड की थ्योरी मॉडिफिकेशन क्या था, रिमलैंड का थ्योरी, और रिमलैंड का थ्योरी किसने दिया था, स्पाइकमैन ने दिया था, ठीक है। अब इसका भी जैसे मैंने वो बताया, हु रूल्स ईस्ट यूरोप रूल्स हर्टलैंड, हु रूल्स हर्टलैंड रूल्स वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड रूल्स द वर्ल्ड, ऐसा इसका भी कुछ है, ये तुमको याद रखना है। क्या है, ढूंढो, ठीक है, सजा है तुम्हारी। अब ये कुछ इसके अतिरिक्त क्या मैंने कहा था कि ब्रिटेन में बहुत सारे और भी स्कॉलर्स आए हैं जिनका मूल रूप से इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे काम रहा है। तो एक दो नाम याद कर लो, जैसे एल डी स्टैम्प, ठीक है। एल डी स्टैम्प जो थे, इन्होंने ब्रिटिश लैंड यूज सर्वे किया था। कौन सा, ब्रिटिश लैंड यूज सर्वे इन्होंने कंडक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद एक है बकनन, बैकनन ने पेस्टोरल इंडस्ट्री पे काम किया था, पेस्टोरल इंडस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड, इस पे काम किया था, ठीक है। और एक और भाई साहब हैं, इनका भी नाम याद रख लो, जिनका नाम है चिसहॉम। इन्होंने हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी लिखी थी, ठीक है। ये कुछ ब्रिटिश स्कॉलर्स के बारे में इतना जानना आपको काफी हो जाएगा, बाकी अगर कुछ आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लैंड यूज सर्वे मुझे लगता है 1930 में हुआ था, सेकंड लैंड यूज सर्वे मुझे लगता है 1968 के अराउंड हुआ था। तो दो लैंड यूज सर्वे ब्रिटेन में हुए थे, ठीक है। चलो, ये अमेरिकन अब स्कूल स्टार्ट होता है।
अमेरिकन स्कूल के बारे में भी कुछ कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। देखो, नाम बताऊंगा और उसके अंदर की कुछ कुछ बातें बताऊंगा, याद रखने, इतना ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जॉर्ज परकिंस मार्स हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था मैन एंड नेचर 1971 में, ये आगे पीछे है, ठीक है। कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने बढ़ावा दिया था। दूसरे गोयट हैं। गोयट ने द अर्थ एंड मैन नाम की एक किताब लिखी थी, ठीक है। इन्होंने भी लैंड फॉर्म इवोल्यूशन को इरोजन पे इनका काम था, ठीक है। आगे आते हैं WM डेविस। डेविस का नाम आपने सुना है। इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन डेवलप किया था। ये साइकिल ऑफ इरोजन इनका जो डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था उससे प्रभावित था। तो साइकिल ऑफ इरोजन की इन्होंने बात की थी WM डेविस ने, याद रखना, अमेरिकन ज्योग्राफर है। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म पे आधारित था, ठीक है। और ये AAG अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक आते हैं। AAG क्या है? ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स है, जो ज्योग्राफी की बहुत बड़ी बॉडी मानी जाती है। उसके बाद मैडम सैंपल आते हैं। EC सैंपल रेडजल के डिसिप्लिन बच्चे थे, बच्चे मतलब शिष्य थे। 1903 में उन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री इन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन नाम की एक किताब लिखी थी। और फिर 1911 में इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल, ये इनकी किताब याद रखना, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट 1911 की, एंड अमेरिकन हिस्ट्री इन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन 1903 की, ठीक। इन्होंने ये बहुत एक अच्छी लाइन कही थी, ये वाला लाइन, जो ये मतलब डिटर्मिनिस्ट थे एक तरह के, देखा जाए तो मैन को प्रोडक्ट ऑफ अर्थ बताया था कि मैन जो है उसको अर्थ शेप करता है। तो इनका ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है और इनका ये लाइन बहुत बार पेपर में आता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। मैन कौन है? मैन क्या है? अ चाइल्ड ऑफ द अर्थ, धरती का बच्चा, उसकी धूल का धूल, डस्ट ऑफ हर डस्ट, जो धरती माँ कह रहा है, धरती को कह रहा है कि उसके धूल का धूल है। और ये धूल कैसे? उसके बोन्स, उसके नस, उसके ऊतकों, टिश्यूज, सब में घुस गया है, उसके सोल में, उसकी आत्मा में, उसके दिमाग में, सब में वही है। यानी कि मैन इन इट्स इंटायरली, ठीक है, पूरा का पूरा जो ये इंसान है वो पृथ्वी का देन है, पृथ्वी का धूल है। वो धूल उसके बोन, उसके अस्थि मज्जा, उसके टिश्यू, उसके माइंड, उसके सोल, उसके सब कुछ में, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इसी सैंपल का है। फिर बर्मिंघम आते हैं, सॉरी ब्रिंघम आते हैं। इनके बारे में भी कुछ कुछ बातें हैं, याद रखना कि ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। सेलिसबेरी आते हैं। HS बैरोज आते हैं। HS बैरोज का कॉन्सेप्ट ये ह्यूमन इकोलॉजी पे इनका काम था। ह्यूमन इकोलॉजी की इन्होंने बात की थी। एटवुड आते हैं। हंटिंगटन आते हैं। इन्होंने द रॉकीज माउंटेन करके एक किताब लिखा था एटवुड ने, ठीक है। फिजियोग्राफिक प्रोविनेंस ऑफ अमेरिका की बात की थी। हंटिंगटन की कुछ किताबें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हंटिंगटन का जो जिक्र है वो हमारे बाद में भी देखने को मिलता है डिटर्मिनिस्ट में। हाँ, तो मेन बुक कौन था? पल्स ऑफ एशिया इन्होंने लिखा था। पैलेस्टीन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट लिखा था। कैरेक्टर ऑफ रेसेस लिखा था। द मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन ये लिखा था। इनकी ये 5 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर इसिया बॉमन, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे इन्होंने काम किया था 1921 में। एंडीज ऑफ साउदर्न पेरू 1916 में। पायनियर फ्रिंज 1931 में। ये सारे काम इसिया बॉमन से संबंधित हैं। फिर ग्रिफिथ टेलर आते हैं। ग्रिफिथ टेलर के बारे में आपने वो रेसेस वाला हमने काम किया था तो उसमें हमने देखा था। तो रेशियल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, अर्बन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी सॉरी, ये सारी बातें इन्होंने की थी। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर विटलसी है। विटलसी का हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखे थे। इन्होंने सब्सिक्वेंट ऑक्यूपेंसी, ये ध्यान रखना, सीक्वेंट ऑक्यूपेंसी जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है, हैबिटेट डेवलपमेंट का है, कैसे स्टेजेस में ह्यूमन सोसाइटी डेवलप करता है, उसकी इन्होंने बात की थी। इसने कुछ थ्योरीज भी दी थी, उसकी चर्चा हम लोग मॉडल्स वाले में करेंगे। कार्ल सावर डिटर्मिनिस्टिक को क्रिटिसाइज किया था। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, एग्रीकल्चर ऑरिजिन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड कल्चरल ज्योग्राफी, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। ये शायद इनका नहीं है, ठीक है, इसको चेक कर लेना। इसका मैं कंफर्म करके नीचे कमेंट में कहीं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कार्ल सावर हैं। इसके बाद एक मुझे लगता है छूट गए, इनका नाम नहीं आया, मार्क जेफरसन का। मार्क जेफरसन का नाम इसमें नहीं आया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ज्योग्राफी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने रेल ट्रांजिट पे काम किया था।
रेलवे के ट्रांजिट और कैसे उसके डेवलपमेंट कैसे शेप, ये सारी बातें पे उन्होंने काम किया था, रेल ट्रांजिट पे। एंड दूसरा प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। प्राइमेट सिटी क्या, कौन सी सिटी होते हैं, जो एक्सपोनेंशियली लार्ज सिटी होते हैं किसी एरिया में, उसको हम लोग प्राइमेट सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। पॉसिबिलिज्म, डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो ज्योग्राफी में हमेशा से ड्यूलिटी रहा है, डुअलिज्म रहा है, ठीक है, मतलब डिवीजन एक तरह से रहा है। ठीक, तो क्या है ये, एंशियंट टाइम से ही अगर तुम देखते हो ज्योग्राफी में, तो चाहे वो ग्रीक्स हो, चाहे वो रोमन्स हो, चाहे वो अरब्स हो, उन्होंने कहाँ ध्यान दिया कि नेचर हमको कैसे शेप कर रहे हैं। तो डिटरमिनिज्म की जो शुरुआत है, नियतिवाद, नियतिवाद का क्या मतलब है कि हमारी नियति लिखी जा चुकी है नेचर के द्वारा, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हैं, उसी के बेसिस पे सब कुछ करते हैं। नेचर ही हमारा सब कुछ शेप करता है ना, और कहीं से कुछ नहीं है, नेचर शेप करता है। तो शुरुआत से एंशिएंट टाइम से देखो चला आ रहा है। फिर मेल्थस ने भी इस बात पे जोर दिया कि नेचर ऑल पावरफुल की तरह काम करता है। फिर कार्ल रिटर आते हैं। कार्ल रिटर क्या कहता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट डिटरमाइन द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जो फिजिकल वातावरण है वो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक, रेटजल आते हैं, एंथ्रोपोजोग्राफी की हम लोग बात देखते हैं, इसमें भी यही विवरण कर रहे हैं कि कैसे नेचर हमको शेप कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म की तरफ जा रही थी, इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित कर रहा है उसकी तरफ जा रहा था। फिर सैंपल मैम आते हैं, इसी सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल की किताब की हमने बात की थी। ठीक है, तो ये दो किताब में भी इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, मैंने बताया कैसे वो कह रहे हैं कि मैन नेचर का ये है वो है वो है। फिर हंटिंगटन ने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1945 में भी इसमें भी इसको बढ़ाया। तो डिटरमिनिज्म मेन क्या कह रहा था, डिटरमिनिज्म कह रहा था, एक है इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, एक है साइंटिफिक डिटरमिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, नेचर सब कुछ करता है, नेचर ये करता है, नेचर वो करता है, सब कुछ इस तरह से चल रहा है। इन्वायरमेंट साइंटिफिक डिटरमिनिज्म की जो बात आती है वो आती है आपकी 1859 के बाद, जब ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आ गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आने के बाद बहुत सारे ज्योग्राफर अपनी थ्योरी को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बेसिस पे, जैसे अगर अलग अलग वो डेवलप हो रहे हैं, अपना अडेप्टेशन कर रहे हैं, नए नए टेरिटरी में जा रहे हैं, इन सब चीजों पे जब बात होती है तो कहता है कि मानव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, मानव भी अडेप्ट करता है, नेचर उसको शेप करता है। तो ये सारी बातें हमारी डिटरमिनिज्म में थी। उसका जवाब देने के लिए आया पॉसिबिलिज्म, संभावनावाद, संभाव्यवाद, जिसमें क्या कहते थे कि ठीक है, नेचर ऑल पावरफुल नहीं है, ह्यूमन चेंज करता है, ह्यूमन अपनी मर्जी से रहता है, संभावना उसको मिलती है, उसको जैसे मन करता है वो करता है। तो इसमें दो नाम सबसे बड़े आते हैं, लेफेब्रे का और ब्लाश का। ब्लाश तो पूरा क्रिटिसाइज ही कर देते हैं कि ये कोई फालतू की बात कर रहे हैं, डिटरमिनिज्म विटरमिनिज्म नहीं है। इंसान खुद अपना पेज चुनता है, शेप करता है, खुद जॉनरा द वी यानी वेज ऑफ लाइफ उसका है, खुद वो स्पेशल एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो सारी बात ब्लाश भी करता है। फ्रेंच स्कूल में इसकी प्रोमिनेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर के तरीके को कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, न्यू डिटरमिनिज्म भी कई बार कहते हैं। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्या कह रहा है, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कहता है कि, तो स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्या कह रहा है टेलर का, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कह रहा है कि ठीक है, ह्यूमंस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, जैसे मन है सब कर सकते हैं, जैसे पॉसिबिलिज्म वाले कह रहे थे, लेकिन एक लिमिट है भाई साहब, नेचर ने उस पर चेक रखा हुआ है। जब तक नेचर ने करना होगा, जो अभी तो तुमको लग रहा है मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तुम देखोगे तो जो तुम मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कर रहे थे, वो एक्चुअली नेचर ने ही तुमको करके दिया था। स्टॉप एंड गो में ये, यानी डिटरमिनिज्म में क्या है, नेचर हमको सब कुछ प्रोवाइड करता है। पॉसिबिलिज्म में क्या है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म में क्या है कि है तो डिटरमिनिज्म ही लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म अगर तुम व्यू रखोगे तो तुमको लगेगा कि हम ही कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहा है पॉसिबिलिज्म की तरह, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा वही जो नेचर चाहेगा। ग्रिफिथ टेलर का कॉन्सेप्ट है। फिर ओएच के स्प्लिट आते हैं, प्रोबेबिलिज्म लेके, प्रोबेबिलिज्म लेके ओएच के स्प्लिट क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, पॉसिबिलिज्म डिटरमिनिज्म कर रहे हो, ठीक है, नेचर ही तुम्हें, ये जो डिटरमिनिज्म है वही तुमको रास्ता दिखा रहे हैं
ताकि तुम पॉसिबिलिज्म कर सको। यानी नेचर भले ही डिफाइन कर रहा हो, लेकिन एक स्पेस तुमको दिया हुआ है, एक एरिया तुमको दिया हुआ है, एक टेरिटरी दिया हुआ है जिसमें कि तुम चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है, बैलेंस्ड है सब कुछ। तो ये OH के स्पेट का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ तक वैसे तो आगे भी हमारा है इसमें, आगे हमारा अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पैराडाइम शिफ्ट की हम लोग बात करेंगे, और फिर क्वांट रेवोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये कल की क्लास में हम लोग रखेंगे। देखो लाइव क्लास अनाउंस करूं तो किया करो, ये जरा नोट्स बना लो, इसको समझ गए हो तो समझ ही गए होगे, नहीं समझो तो कमेंट करके बता देना, फिर से थोड़ा बता देंगे। MCQ सेशंस जरूरी हैं आपके लिए, बहुत जरूरी हैं। लास्ट में जाके लोगे ही, मुझे पता है सब लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट मोमेंट पे जो पैनिक होता है उसमें जाओगे ही, वो कोई फायदेमंद भी उस तरह से होता नहीं है। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, हर 3 दिन 4 दिन पे जो हमारा टेस्ट हो रहा है, अगर उसमें प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिवीजन भी टाइमली चलता रहेगा तुम लोगों का, क्योंकि टेस्ट दोगे तो पढ़ के दोगे, तो रिवीजन भी टाइमली चलता रहेगा, अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, डिस्कशन क्लासेस में डाउट भी ले पाओगे। तो आप इसको देखिए। वैसे जो भी ये टेस्ट होते हैं उसमें 5-10 क्वेश्चन कट करके मैं फ्री मटेरियल के सेक्शन में डालता हूँ। तो आपके ऐप में एक फ्री मटेरियल का सेक्शन है, देखिएगा प्रोफाइल में जाके, तो वो फ्री मटेरियल में ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन, ये चीजें मैं दे रहा हूँ, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट टू प्रैक्टिस अलॉट, गेट दिस। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छी तैयारी रखो। थैंक यू सो मच। सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, 15 जनवरी तक कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत करो तुम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।